कुछ एक वीडियो में मैं देख रही थी कि ये भी कहते हैं कि आप वाइट चीज़ें छोड़ दो, मैदा, चावल, चीनी, शुगर, मिल्क। क्या ये वाइट चीज़ें मतलब इतना हमें नुकसान पहुंचा रही हैं और कोई फ़ायदा होगा सब छोड़कर? देखिए, मैदा, शुगर, राइस, इन सब को आप जितना अवॉइड करें बेटर है। क्या पतला दिखने का मतलब स्मार्ट दिखना है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पतला दिखना, स्मार्ट दिखना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। पतला तो कोई बीमार, कोई रोगी भी हो सकता है, तो आई थिंक ये दोनों टर्म्स अलग हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आती हैं? कि मन तो कर रहा है पिज़्ज़ा बर्गर जस्ट अ क्लिक अवे, पर खाना हमको दाल रोटी या जो डाइट बता रही है वो करना है। तो उसको बैलेंस करना और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा चुनौती है आज की डेट में। दो अलग अलग तरह के वर्ड आते हैं, जैसे डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो पतले होने के लिए किसके पास जाएं? ये दो क्या है, कैसे अलग है? ये दोनों टर्म्स अलग हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कितने किलो तक एक झटके में कम कर सकता है व्यक्ति? देखिए, जो सेफ है, जो हमारी साइंटिफिक मेथड से जो कहते हैं 1 kg पर वीक तक एक अच्छा सेफ सस्टेनेबल वेट लॉस है। कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो मतलब उस ईटिंग विंडो में कुछ भी खा रहे होते हैं, मतलब कुछ भी खाना अलाउड है? इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कईयों की फेल हो गई है, क्योंकि अगर उसके बाद भी फ्राइडे खाना है, अनहेल्दी खाएंगे तो दिक्कत वहीं की वहीं रहेंगी। तो वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कितना असरदार है? क्या लगता है कि मतलब इससे इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी सेहत पे? भगवान को हमारे भूखे रहने से कुछ नहीं मिल रहा है, वो हमारे खुद के लिए ही है। तो रात का खाना छोड़ना, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन क्या है? ज्यादातर लोगों का रात का खाना हैवी होता है, उसके बाद गपशप, मोबाइल स्क्रॉलिंग, या आप टीवी में कोई ओटीटी में कुछ देख रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो गया है। अक्सर आजकल यंगस्टर्स को देखा जाता है कि उनकी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई प्रोटीन पाउडर पे। सो बिकॉज वो जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उनको लगता है प्रोटीन इज अ मस्ट। ऑफ कोर्स ज़रूरी तो है ही, तो वो प्रोटीन पाउडर के रूप में लेने से क्या नुकसान है? इंडिया में तो 30 to 40% जो प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं, दे आर फेक। दे यूज वेरी लो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन दैट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं वो चर्चा, वो बातें जो सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। आज बात सेहत, जीवन शैली और जागरूकता से जुड़ी। आज हमारे साथ हैं मशहूर क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शिखा शर्मा जी। क्या वाकई डाइटिंग का मतलब भूखा रहना है? क्या रात को 8 बजे के बाद खाना खाने से मोटे हो जाते हैं? और क्या सिर्फ नींबू पानी से वेट लॉस हो सकता है? आज इन सारे मिथकों की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि असल में स्वस्थ शरीर की चाबी कहाँ छिपी है। आपका स्वागत है शिखा जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सो नाइस टू हैव यू हियर। माय प्लेजर। तो ये एक ऐसा विषय हमने आज चुना है जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मतलब जिस भागम भाग में हम हैं, हर कोई चाह रहा है पतले दिखें, स्मार्ट दिखें। क्या पतला दिखने का मतलब स्मार्ट दिखना है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पतला दिखना, स्मार्ट दिखना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। देखिए, पतला होना, कोई डाइटिंग करके भूखे रह के आप एक बीमारी से भी आप पतले हो जाते हैं। स्मार्ट दिखना तब होता है जब आप अंदर से हेल्दी हैं, आप उस हिसाब से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आप अपने उस हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं, तो आप एक स्मार्टनेस की तरफ आते हैं। पतला तो कोई बीमार, कोई रोगी भी हो सकता है, तो आई थिंक ये दोनों टर्म्स अलग हैं। बिल्कुल। फिट होना इज appropriate word for it. Right. Fit and healthy is equal to smartness, I would say that. तो जितनी टेक्नोलॉजी या जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में, उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि लाइफस्टाइल की चुनौतियां भी बहुत हैं। तो आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में है कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस की। लोग जो हैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वर्क लाइफ और अपनी सेहत के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। हम जिम तो ज्वाइन करते हैं पर रेगुलरली नहीं जाते हैं, हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं पर बोर हो जाते हैं। तो क्या है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। फिर अब आप देखिए, आज से 10 साल पहले इतनी कोई हमारे पास टेम्पटेशन नहीं थी, इतने फूड डिलीवरी ऐप्स नहीं थे, इतना इजीली जंक फूड भी नहीं था। तो आई थिंक दूसरा चैलेंज ये आ जाता है कि जो ये चुनौती है कि अपनी टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करें। कि मन तो कर रहा है पिज़्ज़ा बर्गर जस्ट अ क्लिक अवे, पर खाना हमको दाल रोटी या जो डाइट बता रही है वो करना है,
तो उसको बैलेंस करना और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा चुनौती है आज की डेट में। तो जो हम ये कहते हैं शिखा जी, मतलब दर्शकों के लिए मैं ये पूछ रही हूँ, 2 अलग अलग तरह के वर्ड आते हैं जैसे डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो पतले होने के लिए किसके पास जाएं? मतलब ये 2 क्या है, कैसे अलग है? ये दोनों टर्म्स अलग हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। देखिए, डाइटिशियन कौन है? डाइटिशियन वो हैं जिन्होंने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डाइट की स्टडी की है। जैसे हम बीएससी करते हो, आप मेडिकल साइंस में कर रहे हो, फिर आप मास्टर्स करते हैं। जैसे मैंने मास्टर्स की है डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट में। मैंने ग्रेजुएशन किया माइक्रोबायोलॉजी विद बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन में। माय गॉड, बहुत पढ़ना पड़ा। एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो। अमेजिंग। या तो ये मैं बनी डाइटिशियन, और उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एक एग्ज़ाम होता है, तो उसके बाद आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन कहलाते हो। हम हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। हम जो बीमार लोग हैं, जो थेरेपेटिक डाइट्स जिनको चाहिए होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? आजकल क्या हो रहा है, हर कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बना हुआ है। आपने 10 किलो कम किया, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, राइट? और फिर लगा कि क्वेश्चंस उठ सकते हैं, तो कुछ सर्टिफिकेट लिया, तो कोई भी आप 6 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का सर्टिफिकेशन लेके भी न्यूट्रिशनिस्ट कहला सकते हो। बट डाइटिशियन जो है, एक प्रॉपर चैनल से जब आप एकेडमिकली आगे पढ़ के एक स्टडीज को अपनी कंटिन्यू करते हो, तो आप डाइटिशियन मतलब उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई तो है बिल्कुल है। हाँ, सो मैं ये कहूँगी कि जब हमें वेट लॉस करना है तो बेटर रहेगा कि हम एक डाइटिशियन के पास जाएं। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी डाइटिशियन आपको, आप कहेंगे मुझे शिखा डाइट चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से वेट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, या कोई मेडिकल कंडीशन किसी को हो, तो हम एकदम से डाइट नहीं देखते हैं। आपकी ब्लड पिक्चर्स देखेंगे, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या कह रही है आपकी रिपोर्ट्स, क्या कह रहे हैं, आपके इन्फ्लामेशन मार्कर्स कैसे आ रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर्स कैसे जा रही है, आपकी 3 महीने की शुगर कैसी है। हम उन सब चीज़ों को स्टडी करके फिर आपकी एक डाइट डिज़ाइन करते हैं, जिसमें कि आपकी एक्टिविटी लेवल देखा जाएगा, आपका कि क्या आप पूरे दिन में कितना एक्टिव रहते हैं। तो वो एक ICMR जो इंडियन सेंट्रल है जो रिसर्च करता है, और उनका आगे NIN एक उनकी एक डिपार्टमेंट है जो न्यूट्रिशन को डील करता है, जो एवरी ईयर कह लीजिए या कुछ साल में अपडेट करता है, RDS देता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यस, मेडिकल रिसर्च, उनका अपना एक डिपार्टमेंट अलग से है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो उनमें वो RDS देते हैं कि इस उम्र से इस उम्र तक, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके 80+, जैसे हमारे ओल्ड एज में जाते हैं, तो मेन वुमेन सबकी डाइट के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस अलग हैं। तो हम उस चार्ट को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट, आपकी हर एक्टिविटी को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो नेचुरली उसका रिजल्ट खाली वेट लॉस नहीं होगा, उसका रिजल्ट होगा कि आप अंदर से हेल्दी हो रहे हैं, आपकी ब्लड पिक्चर्स एज के साथ बेटर हो रही हैं, आपके इन्फ्लामेशन मार्कर्स डाउन आ रहे हैं, तो फ़र्क तो आ जाता है। सो वन फार्मूला फिट्स ऑल इसमें नहीं होता, मतलब कि चाहे वेट लॉस करना है तो 10 लोग आपके क्लाइंट हैं, तो 10 की मतलब रिक्वायरमेंट अलग होगी, रिकमेंडेशंस अलग होंगी। बिल्कुल 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 अलग होगी। मेन विमेन की अलग हो जाती है, बच्चों के ही आपस में, एक बच्चा एथलेटिक है, एक बच्चा स्टडीज़ में है, तो उन दोनों की भी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनकी डाइट अलग हो जाएगी। और विमेन है, विमेन में हार्मोनल इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं, तो हार्मोनल इश्यूज़ में देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी डाइट अलग हो जाएगी। एक सिंपल यंग गर्ल है जिसकी शादी है या किसी भी रीज़न से आपको क्विक वेट लॉस करना है, बट अदरवाइज यू आर हेल्दी, तो वो डाइट एक अलग हो जाएगी। तो हर किसी इंडिविजुअल की डाइट रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं, तो हर किसी का डाइट प्लान भी अलग है। सो कितने किलो तक, कुछ ऐसा है कि कितने किलो तक एक झटके में कम कर सकता है व्यक्ति, मतलब कुछ ऐसा है? देखिए, जो सेफ है, जो हमारी साइंटिफिक मेथड से जो कहते हैं 1 kg पर वीक तक एक अच्छा सेफ सस्टेनेबल वेट लॉस है। मतलब कि अगर हम हिसाब से जोड़े तो महीने में 4 किलो, मैक्सिमम 3 to 5 kg अगर आप मंथ में लूज़ करते हैं, तो वो बहुत आराम से और बहुत सस्टेनेबली होता है। उससे ज़्यादा कोई भी आपको प्रॉमिस कर रहा है तो वो आपको फैट डाइट्स करा रहा है, आपकी हेल्थ के साथ खेल रहा है, और मे बी यू विल लूज़। आप देखेंगे कई आते भी हैं कि 10 किलो 10 दिन में, 10 किलो 1 महीने में कम कर रहे हैं, वो करा भी देंगे भूखे रह के, तो नेक्स्ट मंथ वो बढ़ जाएगा। एज सुन एज आप वो डाइट को छोड़ेंगे, वेट वापस आएगा।
अगर आप चाहते हैं सस्टेनेबल वेट लॉस, तो उसके लिए 3 से 5 किलो इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, हम बहुत सुनते हैं आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का, हाँ, कि आपको विंडो होता है, इतने देर आप Eating windows, हाँ, yes. इतने देर आप खा सकते हैं, 8 और 16:8, हाँ, ऐसे होता है। 14:10, हाँ, ऐसे हाँ जी। अलग अलग है। जी, हाँ। जी, जी। सो क्या हम ये मतलब खुद से शुरू कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर ये भी एक अंडर ऑब्जर्वेशन ही होना हाँ चाहिए? जी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है, और मैं कहूँगी स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको बहुत ज़्यादा स्नैकिंग की आदत है, जिनको हर वक्त जिनके हाथ और मुंह चलते हैं कि कुछ खा लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, अभी बोर हो रहे हैं। तो जब आप एक फिक्स्ड ईटिंग विंडो में खाते हैं तो आपको एक कंट्रोल आता है अपने ऊपर, आपका ईटिंग पैटर्न रेगुलेट होता है, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया है। बट कुछ लोग हैं जिनको अगर डाइट करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, तो उनको अंडर मेडिकल सुपरविजन करना चाहिए। उसमें आते हैं आपके डायबिटिक, जिनको PCOS है, किसी को थायराइड कंडीशंस हैं, कोई लैक्टेटिंग मदर है, कोई प्रेग्नेंट मदर है। तो खास करके विमेंस जिनको ये प्रॉब्लम है, या किसी को किडनी इश्यूज़ हैं, जो कुछ मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल गाइडेंस। अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कीजिए, अपनी डाइटिशियन से डिस्कस करके आप प्लान कीजिए। बाकी जो आम लोग, हम हेल्दी लोग हैं, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या है, 16:8, 14:10 और 12:12, जैसे कि 24 घंटे हैं, उसमें हमको 24 घंटा नहीं खाना है। तो स्टार्ट मुझे लगता है 12 से 12 घंटे में करना चाहिए, कि आपने सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खाना है, फिर शाम के 8 से अगली सुबह कुछ नहीं खाना। जब आप एक हफ्ता ऐसे डाइट करते हैं तो आप एडजस्ट होते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको 16:8 में, 14:10 में ले जाइए, कि 14 घंटे खा रहे हैं, या आप 16 आवर्स का फास्ट रख के 8 घंटे खा रहे हैं, ये आपने देखना है। अच्छा, अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो मतलब उस ईटिंग विंडो में कुछ भी खा रहे होते हैं, मतलब कुछ भी खाना अलाउड है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कईयों की फेल हो गई है, क्योंकि अगर उसके बाद भी फ्राइडे खाना है, अनहेल्दी खाएंगे, तो दिक्कत वहीं की वहीं रहेंगी। फिर टाइमिंग से ज़्यादा आपका न्यूट्रिशन क्वालिटी मैटर करती है। जितना ईटिंग विंडो आपका कम होगा, उसमें आपने उतना ही अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। बिकॉज देखिए, आपके पास टाइम कम हो गया है, उसमें आपने पूरा न्यूट्रिशन लेना है। आपके पास प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके मिनरल्स, विटामिन्स सब उस ईटिंग विंडो में जाएंगे। और अगर आपने वही समोसा, पिज़्ज़ा, कचौड़ी खा के उस विंडो को अपना ख़राब किया है, तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? तो ईटिंग विंडोज़ में आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी डाइट है वो न्यूट्रिशनली हैवी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काम करती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि टाइमिंग से ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ योर प्लेट मैटर्स अ लॉट। नहीं, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जैसे उस विंडो में लोग ये सोचने लगते हैं कि चलो 4 ही घंटे खा रहे हैं तो कुछ भी खा लें, हाँ, मतलब विदाउट अ प्लानिंग। सो हाउ डू वी डू द राइट प्लेट, कि अगर हम मान लिया कि 8 घंटे ही खा रहे हैं, तो हमारा उस राइट प्लेट में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, या आपको किसी को लगता है कि मुझे ये कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं और मुझे उसको रेक्टिफाई करना है थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उसमें जो मैं एक आइडियल प्लेट बताऊंगी वो ये है कि आपकी जो प्लेट है ना, उसका बिल्कुल हाफ पार्ट जो है वो वेजिटेबल से होना चाहिए, जिसमें आपका रॉ वेजिटेबल, सैलेड और सब्जी जो भी हम घर में कुक करते हैं वो होगा, विथ लेस ऑयल, कम मसाला। प्लस जो आपका जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है उसमें 1/4 आपका कार्बोहाइड्रेट, जो हम रोटी, राइस लेते हैं, और 1/4 पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए। तो वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कितना असरदार है, क्या लगता है कि मतलब इससे इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी सेहत पे? बिल्कुल आता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग देखिए हमारे नेशन में, हमारे कल्चर में शुरू से ही है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो जो महीने के 2 व्रत आते हैं, कौन से, पूर्णमासी के, एकादशी के फास्ट जो होते हैं, एकादशी के फास्ट आते हैं, वो पहले के ज़माने में ये, वो भगवान को हमारे भूखे रहने से कुछ नहीं मिल रहा है, वो हमारे खुद के लिए ही है। आप रमज़ान करते हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हमारे, वो भी एक तरह से फास्टिंग क्या है, और इसका प्रोसेस क्या होता है। जब आप फास्टिंग करते हैं,
आपके डाइजेशन को टाइम मिलता है प्रॉपर आपकी बॉडी को रिकवर करने का। एक ऑटोफैजी करके एक टर्म है। ऑटोफैजी मीन्स कि जब हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो जो जिनको हम कहते हैं कि टॉक्सिन्स रिमूव हो गए, जो डेड सेल्स हैं, जो भी पूरे प्रोसेस के बाद, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो सेल्स लेफ्ट आउट हैं, जो मर गए हैं, जो टॉक्सिन्स अंदर बॉडी में, ड्रग्स जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, कुछ भी जो अनवांटेड है उसको वो खा जाते हैं, उसको वो अंदर ही नष्ट कर देते हैं। उसके लिए उसको टाइम चाहिए। अगर हम एक के बाद एक मील अंदर भरते जा रहे हैं तो वो तो डाइजेशन में ही लगा हुआ है। हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको सिर्फ खाने को पचाने में लगा हुआ है, उसकी एसिमिलेशन नहीं हो रही है। एसिमिलेशन मतलब बॉडी को उसका ब्लड में उसका एब्जॉर्ब होना उस न्यूट्रिशन का वो नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ डाइजेस्ट कर रहा है और उसको एक्सक्रीट कर रहा है बाहर। तो जब हम प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग में आते हैं और हमारी फास्टिंग विंडो चालू है और वो प्रॉपर तरीके से हो रही है तो ये ऑटोफैजी प्रोसेस चलता है जिसको हम कहते हैं रिकवरी। उसके बाद हमारी बॉडी रिकवरी में जाती है, नए सेल रिन्यू होते हैं, रीजनरेट होते हैं, जिससे कि प्रॉपर आपका मेटाबॉलिज्म वर्क करता है। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इसका मतलब बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसमें ये डिटॉक्स जो ड्रिंक्स होते हैं, टी, ये सब कितने कारगर होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्स मशीनरी हमारे अंदर ही कुदरत ने लगा के भेजी है, वो है हमारे लिवर और किडनी। ये हर पल डिटॉक्स ही कर रहे हैं। बट येस, जो डिटॉक्स वाटर हैं, जैसे अजवाइन वाटर आजकल लोग लेते हैं, जीरा वाटर है या लेमन हनी वाटर हो गया, ये सब हाइड्रेशन में हेल्प करते हैं। ये बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट एज अ सपोर्टिव वर्क करते हैं, डिटॉक्स में हेल्प करते हैं। और जब आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उस दौरान, जब फास्टिंग पीरियड में आप ये हर्ब्स वाले वाटर ले सकते हैं, आप लेमन वाटर विदाउट मीठा ले सकते हैं। ये भी आपके रिकवरी प्रोसेस को हेल्प करेगा, हाइड्रेशन बूस्ट करेगा, आपकी रिकवरी को बूस्ट करेगा। तो ये वर्क करते हैं बट एज अ सपोर्टिव। अगर मैं सोचूं कि खाली डिटॉक्स वाटर से मेरा कुछ हो जाएगा, कुछ वेट लॉस हो जाएगा, खाली अकेला वो काम नहीं कर पाएगा। वहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, और किस तरह का खाना, कितना न्यूट्रिशनली लोडेड है आपका खाना, वो मैटर कर जाता है। अक्सर देखते हैं हम कि एक एज के बाद ना मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है जी। तो ये कितने एज के बाद हमें बेसिकली अलर्ट हो जाना चाहिए, या क्या सिम्टम्स होते हैं जब मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होने लगता है? अगर मैं विमेन की बात करूं तो वो जैसे ही पेरीमेनोपॉज स्टार्ट होता है, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के टाइम पे हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होता है। मे बी यू कैन से 40 के बाद स्टार्ट हो जाता है। फिर वही बात आ गई, हर इंडिविजुअल, आपकी खुद की लाइफस्टाइल कैसी है, आपका खुद का न्यूट्रिशन लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। बट जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हार्मोन्स पे बहुत डिपेंड करता है, अगर मैं विमेन की बात करूं। और मेन की भी आप कह सकते हैं 50 to 60 इज़ अ एज जब होता है स्टार्ट। बट आजकल का जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, आजकल तो यंग एज में 20 के बाद से ही मेटाबॉलिज्म स्लो की लोग शिकायत करते हैं। लोग कहते हैं ये जो मैंने पीछे बताया है जो एज, वो है जो होना चाहिए। हो क्या रहा है, 20 प्लस में ही प्रॉब्लम आ रही है। 20 प्लस में ही मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को वेट लॉस प्लेट्यू हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि स्टार्वेशन किया है, भूखे रहे हैं, 10 किलो जल्द से जल्द निकालना है, न्यूट्रिशन अंदर है नहीं, तो बॉडी जो है वो स्टार्वेशन मोड में चली गई है। तो जब वो स्टार्वेशन मोड में जाएगी तो वो एक हमारी बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है कि भाई कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है, अब अपना मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दो। जो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्टिंग रेट होता है बॉडी का, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो कम हो जाता है। धीरे धीरे बॉडी जो है एनर्जी कम प्रोड्यूस करती है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, आपको वीकनेस ज़्यादा आती है। ये एक मेटाबॉलिज्म स्लो होने की निशानी है। वेट लॉस नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अगर कोई कर भी लेता है तो क्या होता है कि जैसे ही कुछ खाएंगे वो इतना रीगेन होता है, बाउंस बैक बहुत जल्दी होता है। ये सब स्लो मेटाबॉलिज्म की निशानी है। तो इसका आज की डेट में एज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको कैसे तोड़ें? अगर जैसे कई दर्शक ये सोच रहे होंगे कि काश
हम शिखा जी से पूछ पाते हैं। तो जो सवाल जी, मेरे जी, मन में आ रहा है हाँ। उनके लिए, जी। जैसे कई लोग, आप सच ही कह रहे हैं कि वेट लॉस प्लेट्यू मतलब एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप लाख कोशिश कर लें, वेट लॉस नहीं होता, एक नहीं जगह होता। टिक जाता है। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए, मन्नत मांग लीजिए तो भी नहीं होगा। तो वो कैसे तोड़ें उसको? कैसे डाइट से टूट सकता है वो वेट लॉस जी, प्लेट्यू? डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहली तो उसको आने ही ना दिया जाए उसको। अगर वेट लॉस प्लेट्यू इज अ नेचुरल टर्म, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा। बट आप ये देखिए कि उसको जितना डिले कीजिए, जितना जल्द से जल्द, जितना अच्छे से अच्छे आप वेट लॉस कर रहे हैं, और वेट लॉस प्लेट्यू जो है वो कम से कम आए। तो उसमें क्या है कि रही बात आ गई कि आप न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखें, बॉडी को ये फील ही नहीं होने दीजिए कि खाना नहीं आने वाला है। रेगुलर इंटरवल पे खाना आता रहे और हेल्दी खाना आता रहे, तो उसको पता है कि मुझे खाना मिलेगा। ये आपको पता है एक्चुअली ये हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जब पहले के टाइम पे, जब जंगल में लोग रहते थे या कुछ ऐसा था, जब हंटर्स थे हंटर्स एंड गैदरर्स थे, तो आज खाना मिला तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी मिलेगा। आज शिकार करके लाए हैं, पेट भर लिया। उस वक्त बॉडी का एक, और ये फेमाइन आता था, अकाल पड़ता था, तब ये एक नेचुरल प्रोसेस था बॉडी का, स्टार्वेशन मोड में जाना। बट आज की डेट में जब हम भूखे रह के सोचते हैं कि हम पतले हो जाएंगे या उठ पटांग फैट डाइट से अपने वेट लॉस को कम करना चाहते हैं, तब क्या होता है, बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। उस स्टार्वेशन मोड को तोड़ने का एक ही तरीका है कि बॉडी को स्टार्व करो ही नहीं, उसको एक नेचुरली एक अच्छी डाइट से नरिश करो। जंक फूड को रिड्यूस कर दो ना, शुगर निकाल दो। एक HFSS करके टर्म होती है, हाई फैट शुगर सॉल्ट, इसको अवॉइड करें। एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड UPF, इसको निकाल दीजिए। वेट लॉस प्लेट्यू जल्दी से नहीं होगा। घर का खाना, अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप वेट लॉस अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसमें कुछ वॉक ऐड करिए। 30 मिनट वॉक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस गोइंग हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं टाइम है, तो हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक कीजिए। और माइंड यू, ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ, ये डायबिटिक के लिए बहुत ही बड़ी रामबाण है। डायबिटिक पेशेंट्स को हर मील के बाद अगर वो 10 मिनट के लिए वॉक करते हैं आफ्टर एवरी मील, ये देखा गया है कि उनका जो ग्लूकोज बढ़ना था वो उस लेवल पे नहीं बढ़ता है। तो वेट लॉस प्लेट्यू को तोड़ने के लिए एक हो गया कि हम न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, दूसरा हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स अपने डेली ऐड कीजिए। कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, और मेरी फेवरेट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आई थिंक विमेन को भी बहुत ज़रूरी है करनी। अपनी मसल बिल्ड कीजिए। आपका जितना मसल की क्वालिटी अच्छी होगी, जितने मसल आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट रहेगा। होता क्या है, जितना मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपके मसल्स वीक होते जाते हैं। जब आपने मसल्स को, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया है, तो जैसे हम बैठे हुए हैं ना, हमारी बॉडी तब भी कैलोरी बर्न कर रही होगी। ये सिर्फ उस वक्त कैलोरी बर्न नहीं करेगी जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो रेस्टिंग पीरियड पे भी कैलोरी बर्न करेगी। दैट मीन्स कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। होती है ना हमारी कई सहेलियाँ, कुछ सब कुछ खा के भी कहते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ हजम हो गया है। तो वो वही होता है कि उनका अंदर, उनकी मस्कुलर क्वालिटी, मसल्स की क्वालिटी अच्छी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी है, तो जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छा, बहुत तरह के वीडियोस हमारे सामने रोज़ आते हैं। मतलब आजकल तो सोशल मीडिया है, तो इंस्टा, फेसबुक, डाइट से जुड़ा हर कोई एक सलाह दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है। उसमें कुछ एक वीडियो में मैं देख रही थी कि ये भी कहते हैं कि आप वाइट चीज़ें छोड़ दो, मैदा, चावल, चीनी, शुगर, मिल्क। हाँ, तो क्या ये वाइट चीज़ें मतलब इतना हमें नुकसान पहुंचा रही हैं और कोई फ़ायदा होगा सब छोड़कर? मैं इससे सहमत हूँ। देखिए, मैदा, शुगर, राइस, इन सब को आप जितना अवॉइड करें बेटर है। हाँ, दूध के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मिल्क वैसे बुरा नहीं है, बट मिल्क का क्या रीज़न है कि आजकल इतना एंटीबायोटिक मिला हुआ, इतना नकली दूध सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। अदरवाइज मैं दूध को गलत नहीं मानती हूँ, बट द क्वालिटी ऑफ मिल्क वी आर गेटिंग इज़ नॉट राइट। तो इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। वाइट चीज़ें बिल्कुल अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए। उसमें आपकी वाइट ब्रेड भी आती है,
नूडल्स, पास्ता, जो भी मैदा से बना है उसको अवॉइड कीजिए। इवन सूजी जो खाते हैं, हम कहते हैं सूजी बहुत हेल्दी है, सूजी को भी कम से कम यूज़ कीजिए, वो भी मैदे की ही बहन है। असल में क्या है, जिसमें फाइबर नहीं है वो चीज़ हमारे शरीर के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। मतलब आटा ठीक है? आटा देखिए डिपेंड करता है, हर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे आ जाती है बात। पहले हमारे घर में चक्की का आटा होता था, उसमें ब्रांड होता था, मम्मी लोग चोकर निकाल देती थी। आपको पता है आजकल चोकर हम अलग से खरीद के डाल रहे हैं। हाँ, खरीद कर लाते हैं। तो फाइबर एक की है, हम प्रोटीन की हमेशा बात करते हैं, फाइबर एक बहुत ही निग्लेक्टेड टर्म हो गई है, बट मुझे लगता है वेट लॉस में फाइबर भी बहुत अहम रोल अदा करता है। तो जो अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसमें चोकर वाला आटा हो। आप उसमें जो मिलेट्स हैं अपने, जो हमारे इंडिया के हैं, ज्वार, जौ, रागी, उनको कभी कभी यूज़ कीजिए। और कोशिश कीजिए जो आप रोटी खाते हैं उसमें थोड़ी सब्जी ऐड कर लें, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मुझे लगता है कि जो भी आप चपाती बनाते हैं उसमें कुछ भी आपकी पसंद की, कोई भी घिया, तोरई तो नहीं डलेगी, घिया, गाजर, ये सब चीज़ें आप कुछ ना कुछ मैश करके उसमें डालिए, ताकि वो रोटी का लोड कम हो, उसमें भी आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। अच्छा, ये मिथ है या मतलब एक फैक्ट है कि जैसे सुबह ब्रेकफास्ट अगर हम लेट खाएं या स्किप कर दें, सीधे लंच खाएं, तो वेट लॉस सही होता है, अच्छा होता है? ऐसा नहीं है? मुझे तो ये नहीं लगता सही, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट हमारे लिए ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हैं, फिर वही बात आ गई, वो मैटर करता है। क्या नहीं खा रहे हैं, किस वक्त नहीं खा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। ब्रेकफास्ट का क्या है कि ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भूखे रहते हैं, लंच तक इतनी भूख लग जाएगी, क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, एंड 99% केसेस में आप ओवर ईट कर जाते हैं। तो अच्छा नाश्ता कीजिए ना, स्प्राउट्स खाइए, भीगे हुए अनाज हैं, स्प्राउट्स ले लीजिए। अगर एगिटेरियन है तो एग्स ले लीजिए। अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास, कुछ जो भी आपके रीजन का है, बस क्वांटिटी को ध्यान में रखिए, पोर्शन कंट्रोल करिए और ब्रेकफास्ट को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं आप। जो भी आपके रीजन का, उपमा, पोहा, इडली, सब चीज़ें हेल्दी हैं। उसमें कोशिश कीजिए कि हम सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, हम उसमें कुछ ना कुछ किसी भी रूप में कुछ प्रोटीन ऐड करें। एक होलसम ब्रेकफास्ट हमेशा बेटर है ना ब्रेकफास्ट करने के, ये बहुत बड़ा मिथ है। और ज़्यादातर रिकमेंडेशंस होती हैं कि रात का खाना छोड़ दो, देखो कैसे वेट लॉस होता है। हाँ, सो रात का खाना छोड़ना, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है? देखिए, रात का खाना छोड़ने पे लोगों को रिजल्ट तो आते हैं, मैं इसे नकार नहीं सकती, पर उसमें भी यही है कि क्या खाते हो वो मैटर करता है, पहली चीज़। बट अगर आपने सही खा भी लिया है, अच्छा खा रहे हैं, तो वेट लॉस होना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली हमारे कल्चर में क्या है, रात का खाना हमारा मेन मील हो जाता है कि हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं, वाइफ भी, बच्चे भी, सब बैठ के रात को कुछ अच्छा ही खाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का रात का खाना हैवी होता है। उसके बाद गपशप, मोबाइल स्क्रॉलिंग, या आप टीवी में कोई OTT में कुछ देख रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो गया है। आप खाना खा के तुरंत सो ही रहे हैं, तो वो खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिला है, ये एक मेन रीज़न है। अगर आप खाने को 2 से 3 घंटे पहले खा लें और लाइट सूप ले लें, कुछ साथ में प्रोटीन का सोर्स ले लें, जैसे कुछ आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप कुछ चिकन के पीसेस ले सकते हैं, आप एग ले लीजिए, आप पनीर ले सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं। सैलड्स, मैं रॉ सैलड्स के हक में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो खाना हो रात का वो इजीली डाइजेस्टेबल हो। आप सूप ले लें, सब्जियों को आप हल्का स्टीम करके, बॉईल करके या सौते करके स्टर फ्राई रूप में ले सकते हैं। उसमें कुछ सौटे पनीर ऐड कर दीजिए। अगर न्यूट्री आपको सूट करती है तो सोयाबीन ऐड कर दीजिए, टोफू ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा रात के खाने के लिए। कोशिश कीजिए जितने बजे आप सोते हैं उससे कम से कम 3 घंटे पहले ये खाना आप ख़त्म कर दें, और खाने के कुछ देर बाद आप 10 से 15 मिनट घर में ही चाहे वॉक ज़रूर करें। अक्सर लोग ये सोचते हैं शिखा जी कि मतलब वेट लॉस एक लंबा प्रोसेस है और ये भूखे रहने से ही जुड़ा हुआ है, मतलब इसके लिए खाना छोड़ना पड़ता है। हाँ। और ये सोच के मैं भी डर जाती हूँ, खाना छूटता नहीं। खाना नहीं छोड़ना है, कुछ गलत आदतों को छोड़ना है। खाना खाइए, मनपसंद खाना खाइए। अब तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। अगर कोई, मैं कहूँगी किसी को चाइनीज़ बहुत लड़कियों को पसंद होता है, चाइनीज़ भी मत छोड़िए। अगर आप देखेंगे आजकल हमारे पास अमेज़ॉन है, आप देखेंगे कोई भी फूड डिलीवरी ऐप्स वगैरह हैं, इन पे मैं उस दिन सर्च कर रही थी तो आजकल
चिकपी से बने हुए पास्ताज अवेलेबल हैं, चिकपी से दाल के बने हुए नूडल्स अवेलेबल हैं। तो उसको अगर आप घर पे बना रहे हैं खूब सारी वेजिस डाल के अच्छे से, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। खाना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत हैबिट्स जिसमें कि आता है आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपको कम करनी है अपनी, आपने कोई ना कोई अपनी डाइट में एवरी मील में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। तो आप बिल्कुल बिना खाना छोड़े अच्छे पेट भर के खाना खा के बिल्कुल वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये लोग ना एक रिप्लेसमेंट देखते हैं कि चलिए ठीक है खाना छोड़ दिया, लेकिन हम वो ग्रेनोला बार खाते हैं, या बाजार में भी मिलता है वो बार्स, एनर्जी बार, प्रोटीन बार। हाँ, मतलब ये बाजार वाले क्या सही होते हैं या वो भी कैलोरी वाले होते हैं? बिल्कुल कैलोरी वाले होते हैं। ग्रेनोला बार्स में भी 3 से 4 चम्मच शुगर पाई जाती है। तो हाँ, तो कहाँ से वेट लॉस होगा और सटाइटी भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं फिर से भूख भी लगेगी। मैं इनके हक में नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ ये, मैं आपने जो ग्रेनोला बार का टॉपिक छेड़ा है, मैं हर किसी को ये गुजारिश करूँगी कि आप एक किसी भी प्रोडक्ट, जैसे हम प्रोसेस फूड के रूप में कुछ ना कुछ मार्केट से लेते ही हैं, आपको न्यूट्रिशन लेबल पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। जो भी आप पैकेट खरीद रहे हैं उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन उसकी दी हुई है ना, उसको पढ़ना सीखिए। मुश्किल नहीं है, उसको पढ़ना सीखिए। लगता है एक दो बार देखेंगे मज़ा आने लग जाएगा। तो अगर सिंपल सी मैं चीज़ बताती हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप ये देखिए कि उसके इंग्रेडिएंट में पहली चीज़ क्या है। जो उसके अंदर पहली चीज़ है ना, वही उसमें सबसे ज़्यादा उसकी मात्रा है। तो जैसे कोई कहता है कि ये होल व्हीट है, होल व्हीट पहले नंबर पे है ही नहीं, पहले नंबर पे ही रिफाइंड फ्लावर ही है। होल व्हीट या जो रागी से मेड है, ये चिप्स रागी से मेड है, ये बिस्किट रागी से मेड है, या किसी भी मिलेट के नाम से, आजकल मिलेट बहुत इन है, तो वो आपको नहीं मिलेगा उसमें, वो मतलब बहुत पीछे होगा। छोटी सी क्वांटिटी जी डाल देते बहुत कई बार तो सिर्फ 5% होता है, बाकी सब रिफाइंड फ्लावर, कॉर्न स्टार्च, ये तो ये सब क्या चीजें सब एडेड मतलब होती हैं। ब्रांडिंग है, बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों और को, हम बन रहे सोच हैं। रहे हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं। यस बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये गुजारिश की है कि ये तो इवन स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसका रीज़न ये है कि हमारी डाइट में अब पैकेट फूड एंटर कर गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम पैकेट की किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो आप न्यूट्रिशन लेवल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। दूसरी चीज़ है, उसके ऊपर कैलोरीज लिखी होती हैं, तो हमें लगता है कैलोरीज कम है इसमें, तो वो कैलोरीज कम नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा होता है अमाउंट पर सर्व। वो छोटे से चिप्स के पैकेट में भी वो 2 से 3 सर्विंग दिखा देते हैं, वो जबकि वो पूरी भी नहीं होती है। तो वो जो कैलोरीज एक्चुअल में वो पर सर्व से नहीं है, वो जो पूरा पैकेट जो एक बच्चा खा जाएगा वो कैलोरीज उसकी है। तो उस न्यूट्रिशन लेबल को अच्छे से पढ़ना हर किसी को आना चाहिए। तो अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका ग्रेनोला बार, कोई भी हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी जो ये फूड्स अवेलेबल है मार्केट में, उसकी यूसेज अपने आप कम हो जाएगी। आजकल तो ग्रेनोला बार घर में भी बना लेते हैं बिल्कुल लोग। हाँ। बहुत तय किया। और पहले के ज़माने में हमारी मम्मी दादी होममेड लड्डूस बनाते थे। विंटर्स में विमेन के लिए चिक्कीज बनती थी, अलसी के लड्डू ड्यू टू अकॉर्डिंग टू सीजन हम बनाते थे। वो चीज़ें करनी चाहिए, लोग अवेयर हो भी रहे हैं। आई थिंक सोशल मीडिया का ये भी एक बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं हेल्दी चीज़ें भी जो पहले लॉन्ग लॉस्ट हो गई थी, अब वो खाने लग गए हैं। तो जो घर के बने ग्रेनोला बार्स हैं बिल्कुल बन सकते हैं आप। जो सीड्स हैं हमारे, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स को मिला के आप बहुत अच्छी ग्रेनोला बार घर पे बना सकते हैं। अच्छा, अक्सर आजकल यंगस्टर्स को देखा जाता है कि उनकी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई प्रोटीन पाउडर पे। सो बिकॉज वो जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उनको लगता है प्रोटीन इज अ मस्ट। ऑफ कोर्स ज़रूरी तो है ही जी। तो वो प्रोटीन पाउडर के रूप में लेने से क्या नुकसान है? और अगर हम घर का खाना में प्रोटीन ढूंढे तो हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? बच्चे क्या कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, घर के खाने से तो हमेशा ही बेटर है। प्रोटीन पाउडर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रोटीन खाने से ले रहे हैं तो वो काफ़ी है। बट कोई बहुत ही जिम में या बॉडी बिल्डिंग में चले गए हैं और वो प्रोटीन पाउडर की तरफ जा रहे हैं, तो आपने न्यूज़ देखी होगी कुछ वक्त पहले ICMR की ही न्यूज़ थी कि इंडिया में तो 30 to 40% जो प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं, दे आर फेक, दे यूज़ वेरी लो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन दैट, जो कि सीधा हमारी किडनीज पे असर करता है। तो पहली बात तो चैलेंज ही यही है कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल कहाँ रहा है। उस अपनी हेल्थ से इतना खिलवाड़ करना ही क्यों हुआ? आप प्रोटीन को अपनी
डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट से कवर करने की कोशिश करें। और अगर शुरू करते भी हैं तो आई थिंक किसी डॉक्टर से, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की अंडर गाइडेंस में शुरू करें। और बच्चों के लिए जो है, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, वेजिटेरियन में बहुत सोर्सेज हैं। आप स्प्राउट्स के रूप में ले सकते हो, आप टोफू है, पनीर है, हमारी जितनी भी होल दालें हैं, लेग्यूम्स, पल्सेस, पीनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, जितने भी ये सीड्स हैं, नट्स हैं, ये हमारी उसको पूरा कर देते हैं रिक्वायरमेंट को। और साथ में ये समझिए कि प्रोटीन का भी एक बहुत ज़्यादा एक फ़ैट जो शुरू हो गया है। प्रोटीन हमें चाहिए कितना पर बॉडी वेट, हमें 0.8 विमेन को कह सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कह सकते हो अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में है तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट भी इट्स मोर देन इनफ, जो हमारी बॉडी को वो यूज़ हो रहा है। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स और लीन मीट्स में जैसे चिकन है, फिश है, वो उस कमी को दूर कर देते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है, उसको कंट्रोल कैसे करें शिखा जी? इमोशनल ईटिंग तो सबसे बड़ा मैं कहूँगी एक रीज़न है वेट लॉस ना होने का, क्योंकि कई लोग भूख से नहीं खाते, वो इमोशन से खाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी कि सबसे पहले तो ना आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ये देखना है, अपने आप को अवेयर बनाना है कि कौन सा वो इमोशन है जो मुझे ट्रिगर करता है खाने की तरफ। क्या मैं बहुत गुस्से में खाती हूँ, क्या मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे रोना आ रहा है तो मैं खा रही हूँ। आपको उस इमोशन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आप उसको स्ट्रैटेजीज अपनाइए जिससे कि आपकी इमोशंस जो हैं वो बैलेंस हो। उसके लिए है, सबसे पहले जब आप अवेयर हो जाते हैं कि यस ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है कि मुझे खाने की क्रेविंग आ रही है, ठीक है, तो आप सबसे पहले 1 गिलास पानी पी के देखिए, सिट बैक एंड रिलैक्स, डीप ब्रीथ करके देखिए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके देखिए, वॉक करके देखिए। ये जो नॉन ईटिंग हैबिट्स हैं इनके साथ देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये बहुत इजीली आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस, फिर ये स्ट्रैटेजिक एक्शंस हैं, पानी पीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा वॉक करके देखिए, और उसके बाद भी लग रहा है कि भूख लगी है तो अच्छी चॉइसेस कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास वो फूड रखिए ही नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी रखिए ही नहीं कि जो मैं उनको ग्रैब कर लूँगी। आई फील समथिंग एंड आई ग्रैब दैट फूड। और अपने फ़ोन से अगर इमोशनल ईटिंग करते हैं तो अपने फ़ोन से वो सारे ऐप्स डिलीट कर दीजिए जिनसे आप खाना मंगवा सकते हैं। तो जब वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो धीरे धीरे आप उस हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं। प्लस अगर आप इंटरवल पे अच्छी डाइट ले रहे हैं तो पेट खाली ही नहीं होगा, तो उतना वो ट्रिगर ही नहीं करता वो इमोशन कि हम खाएं। विमेन की हेल्थ की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एक कंसर्न हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब 40s के बाद वो शायद शुरू हो जाता है कि मतलब वो डिक्लाइन की तरफ सेहत था। उस दौरान क्या खास ख्याल रखना चाहिए औरतों को? वैसे तो श्वेता जी आजकल 40 न्यू 20 लोग अवेयर हो रहे हैं, लड़कियां भी अवेयर हो रही हैं, बट यस ये सच्चाई है, ये हार्मोन्स के कारण है। और उसके लिए आप जितना अपने अर्ली 20s में आप अपने आप को एक्टिव कर लें, अच्छी डाइट की तरफ जाएं, तो ये 40s के बाद ये चीज़ें उतनी ही कम आपको इफ़ेक्ट करेगी। फिर भी आप 40s में एंटर कर गए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे सबसे पहले वॉक, योगा, एक्सरसाइज, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाइए। मैं इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मसल बिल्ड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं जब 70s 80s में हम लोग जाएंगे तो ये मसल्स ही हैं जो हमें खड़ा रख पाएंगे, हम सीधा चल पाएंगे। उसके लिए उस वक्त हम बिल्ड नहीं कर सकते। 40-45 के बाद तो मसल और बोन लॉस शुरू हो जाता है होना, उसको हम रोक ही लें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपकी हार्मोनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि किसी ना किसी जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, जो आपको खुशी देती है, वो 30 से 35 मिनट ज़रूर निकालिए। उसके बाद जैसे परिवार का ध्यान रखते हो, आपको उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तभी परिवार का ध्यान रख पाओगे, नहीं तो हम ही बीमार हो जाएंगे। औरतों को सबसे लास्ट में अपना ध्यान आता है। जी होता है ना कि ये खा ले वो खा ले, हम देख लेंगे। तो अपना ध्यान रखेंगे तो आप परिवार का ध्यान और अच्छे से बेहतर तरीके से रख पाएंगी। और आजकल तो हर फ्रंट पे विमेन आगे हैं, तो उनकी नीड्स भी उतनी ही है जितनी एक पुरुष की है। तो जब आप डिज़ाइन करते हैं
डाइट चार्ट, जी। तो औरतों और पुरुषों के डाइट चार्ट में क्या बेसिक अंतर क्या आ जाता है? देखिए, सबसे पहले तो कैलोरीज का ही है, बेसिक ही है। पुरुषों की कैलोरीज हमेशा औरतों से ज़्यादा है। फिर उसमें हम देखते हैं कि जो भी सेडेंट्री हैं कि नहीं है, कितने मॉडरेटली एक्टिव हैं या प्रॉपर एक्टिव हैं, उसके हिसाब से डाइट प्लान सबसे पहले शुरू होता है कि आपको कैलोरीज कितनी चाहिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक पुरुष और महिला की सेम है। उसमें आपकी प्रोटीन, हाइड्रेशन, कार्बोहाइड्रेट और मल्टीविटामिन सब चाहिए हमको, और पुरुषों को भी। बट विमेन का क्या है, हार्मोनल हेल्थ आ जाती है, मेनोपॉजल इश्यूज आ जाते हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड इश्यूज आ जाते हैं, आफ्टर 40 हम देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। तो उनके केस में सबसे ज़्यादा हमें देखना है कि उनके अंदर मिनरल्स की और विटामिन्स की कमी ना हो, इनको दूर करें। और साथ में आयरन और कैल्शियम तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ये एक बेसिक मुझे जो लगता है कि विमेन के लिए देखना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो बताए जाते हैं कि वेट लॉस के लिए, वो नींबू पानी, शहद जी। सुबह सुबह पियो, ये सब कारगर हैं? देखिए, मेरे पास तो एक लड़की आई थी, उनका तो शहद लेके वज़न बढ़ गया था। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं क्यों फूलती जा रही हूँ, क्यों मोटी हो रही हूँ। नींबू पानी, शहद अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, ये एक सपोर्टिव है, डाइजेशन, हाइड्रेशन दे रहे हैं हमें, बट वेट लॉस इनसे होगा ये एक मिथ है। अब लास्ट में एक सिंपल सा, टिकाऊ सा वेट लॉस प्लान जो हम सब के लिए हो जी, क्योंकि शिखा जी है यहाँ पर तो जी, फ्री का ये भी सीख ही लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बेसिक बताती हूँ, एक स्ट्रक्चर जो हर कोई अपनी नीड्स के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तो खाने से भी पहले एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें, क्योंकि आई थिंक यू सेट अप द टोन फॉर द डे। सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड रखें भगवान को, अल्लाह को, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, अपने जो जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको एक बार ग्रैटिट्यूड दें, क्योंकि ये जीवन आज आपको, आज का दिन मिला है। उसके बाद आपने पीने हैं 2 गिलास गुनगुने पानी। और कोई भी आप एक, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कोई भी आप डिटॉक्स ले सकते हैं। जीरा वाटर है, अजवाइन वाटर है, जो आपको सूट करता है और आपकी कंडीशन के हिसाब से है। आप गर्म पानी के बाद, गुनगुने पानी के बाद, गर्म पानी की मैं एडवोकेट नहीं हूँ, और उसके बाद कुछ भी आप एक डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। और चाय जो कि हम सबको चाहिए होती है, चाय मैं कभी मना नहीं करती, पर मैं ये कहती हूँ कि खाली पेट से चाय से दिन की शुरुआत मत करें। तो आप पहले कुछ डिटॉक्स वाटर, कुछ हर्बल वाटर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके बाद आप जब नाश्ता लेते हैं तो नाश्ते में जो भी आपके यहाँ पे हैं, मेरे फेवरेट हैं स्प्राउट्स, आप ले सकते हैं। आप एग वाइट्स ऑमलेट, आप एक फुल एग लीजिए या और एक एग वाइट लीजिए। एग वाइट भी खाली नहीं खाने चाहिए, एक योक हमें चाहिए है उसको अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए बॉडी में। तो खाली एग वाइट भी एक मिथ है कि एग वाइट ही खाते जाते हैं लोग, वो बॉडी को लगता ही नहीं है। तो एग्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए। आप अगर आप पराठा खाते हैं तो स्टफ़ रोटी के रूप में बनाइए उसको, और उसको आप दही के साथ ले सकते हैं। चीलाज आजकल इन है, आप देखते होंगे बहुत सारी रेसिपीज़ भी आती हैं। ओट्स का चीला लीजिए आप, मूंग दाल को भिगो के उसका चीला बना सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें आप कुछ सोया ग्रैन्यूल्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें पनीर ऐड कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रेसिपीज़। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद जब आप 11-12 बजे ऑफिस में बैठ गए हैं, उस वक्त कुछ चाहिए है, कुछ सुस्ती आ रही है, उस वक्त आप अपनी 1 कप चाय लीजिए। उस चाय के साथ आप लीजिए थोड़े से नट्स ले लीजिए। सबसे बढ़िया है 5 भीगे बादाम और 2 अखरोट। और अगर आपको एनर्जी लो लगती है, और विमेन के लिए तो वैसे ही मेरे को लगता है कि जो किशमिश होती है, रेजिन्स, वो 2 से 3 आप भीगी हुई खा सकते हैं। दैट इज़ गुड फॉर स्किन ऑल्सो। और उसके बाद लंच में आप 3:2:1 का रेशो फॉलो कीजिए, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। 3:2:1 क्या है कि 3 कटोरी सैलेड खाना है। सैलेड मतलब ग्रीन सब्जियां खानी है, जिसमें कि 1 सैलेड हो गया या 2 भाग सैलेड के, 1 आपकी सब्जी है। 2 कटोरी आपका प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, जिसमें आप 2 पीस चिकन ले सकते हैं या दाल ले सकते हैं। और 1 मीन्स 1 सीरियल, 1 ही चपाती या 1 कटोरी चावल। जब आप इतना सैलेड और दाल खा के जब आप रोटी तक आएंगे तो पेट अपने आप भर जाएगा। और हमारे यहाँ जो इंडिया में देखा जाता है उल्टा होता है, पहले रोटियां खूब, सब्जियां। हमने हर रोटी को विलेनाइज कर दिया, हमने चावल को बुरा बना दिया। कुछ भी बुरा नहीं है।
गलत क्या है, क्वांटिटी, हमारी रेशो गलत है। आपको पता है जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ओरिएंटल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उसमें बोल, जापान में भी देखेंगे वो इतना सा राइस खाते हैं। बाकी उनका जो पोर्शन बिग प्लेट होती है दैट इज़ फिल्ड विद वेजिटेबल्स एंड मीट्स या चिकन, जो भी वो प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं उससे है। पर जो राइस बोल है वो इतना ही है। हमारे यहाँ उल्टा है, चावल भरते हैं ऊपर से जो भी डाल के। तो 3:2:1 का आप फॉलो करेंगे लंच में अच्छे से पेट भर के। इवनिंग में आप नींबू पानी, ब्लैक कॉफ़ी, छाछ, कुछ भी आपको अच्छा लगता है इनमें से वो लीजिए। ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, आपको वो आफ्टरनून स्लम्प जो आते हैं उसमें वो आपको एक्टिव रखती है। प्लस अगर भूख लग रही है तो थोड़े से मखाना, रोस्टेड चना ले सकते हैं, कुछ स्प्राउट्स बना के घर से ला सकते हैं अगर इफ़ यू आर वर्किंग। और डिनर कर दीजिए लाइट, सूप होममेड या दाल का शोरबा ले सकते हैं, उसके साथ सॉटे वेजीज और कुछ पनीर के। तो आखिर छोले, कचौड़ी, समोसा, मिठाई ये कब खाएं? ये खाएंगे हम, क्योंकि देखिए स्मार्टनेस वही है, 80:20 का रूल फॉलो करेंगे। हमने एक हफ्ते में 80% हेल्दी खाना है और 20% हम खा सकते मस्ती। बिल्कुल, बिना मस्ती के जीवन ही क्या है, कितना टाइम तक खाएंगे? वो जब मन अंदर से दुखी हो जाएगा तो वो वेट लॉस का भी फायदा नहीं है। तो इसलिए 80:20 का रूल फॉलो कीजिए ना। तो आप हफ्ते में 2 मील, मैं कहती हूँ एक भी नहीं, आप 2 मील भी कुछ ऐसा अपनी पसंद का खा लेते। चीट डे। मैं चीट डे की जगह मैं सोचती हूँ उसको पसंद का खाना कह ले, चीट से एक गिल्टी फीलिंग आती है। तो 80% आपने अच्छा हेल्दी खाया है और 20% आपने कुछ मिठाई और कुछ भी ऐसी चीज़ आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिठाई से मुझे याद आया, मिठाई बुरा नहीं है। अगर आप डायबिटिक कोई नहीं है तो होममेड आप कोकोनट बर्फ़ी है घर में आप बनाइए ना। घर में, या जैसे अब आपने कहा वो ग्रेनोलास हम बना रहे हैं, काजू कतली घर पे बन जाती है बहुत कम शुगर के साथ। बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए। बल्कि अगर थोड़ी थोड़ी लेते रहेंगे तो मीठे की क्रेविंग भी कंट्रोल में रहेगी। तो 80:20 का रूल याद रखिए, दिल भी खुश रहेगा और शरीर भी खुश रहेगा और सेहत भी बढ़िया हो जाएगी। तो अगली बार जब आप मिलेंगी हमसे तो देखेंगे कि कितने पतली। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच शिखा जी हमसे बातचीत करने के लिए। इट वाज रियली नाइस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।